हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सीबीएसई के सिलेबस में क्लास 9 और 10 दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से इसको जाना जाता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इसको सब बच्चे ध्यान से सुनें। ओके, तो हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था, मेनली ये लड़ा गया, मेनली यूरोपियन कंट्रीज के बीच में लड़ा गया और ये 1914 से लेके 1918 तक लगभग 5 साल तक ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो दो गुटों में बंट गई। पूरा यूरोप जो था दो गुटों में बंट गया। जैसे कि एक वो गुट था जिसको हम एक्सिस पावर्स के नाम से जानते हैं, दूसरा था एलाइज। लेकिन उसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिन्होंने दोनों में से किसी गुट में भी शामिल नहीं हुई। उनको न्यूट्रल कंट्रीज कहा जाता है। जैसे कि इस मैप में ये वाला देखिए, यूरोप जो है तीन तरह का कलर्स में नजर आ रहा है। येलो कलर, ग्रीन कलर्स में कंट्रीज दिखाई गई हैं और ये थोड़ा ब्राउन सा कलर है, ये वाला। इसमें आप देखिए, ये येलो कलर में जो कंट्रीज हैं, जर्मनी यहाँ पे दिख रहा है, येलो कलर्ड कंट्रीज जितनी भी हैं, दीज वर नोन एज दी एक्सिस पावर्स या सेंट्रल पावर्स। इनको सेंट्रल पावर्स कहते हैं, सेंट्रल पावर्स। एंड द कंट्रीज दोज आर इन ग्रीन कलर लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, ग्रीस, इटली। ग्रीन कलर वाली कंट्रीज ये थी, इनको बोलते हैं एलाइज पावर्स, मित्र राष्ट्र। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था, ये इन सेंट्रल पावर्स और एलाइज पावर्स के बीच में लड़ा गया, क्योंकि इन यूरोपियन कंट्रीज ये जो थी, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज इस समय 1914 के समय में पूरी दुनिया में थी, स्पेशली अफ्रीका, पूरा एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका आल्सो। यानी पूरी दुनिया में इन यूरोपियन कंट्रीज की अलग अलग कॉलोनीज थी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो एलाइज हो या एक्सिस पावर्स हो। दोनों ही तरह की जो कंट्रीज थी उनकी कॉलोनीज यानी कि उनके जीते हुए इलाके दुनिया के अलग अलग कोनों में थे। जैसे कि भारत जो थी उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज की कॉलोनी पूरी दुनिया में थी। तो इस तरह से ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था पूरी दुनिया में लड़ा गया, पूरे वर्ल्ड के। एशिया में भी इसके युद्ध हुए, यूरोप में तो हुए ही हैं, इसके अलावा अफ्रीका में भी। इसीलिए इस विश्व युद्ध, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 को विश्व युद्ध कहते हैं, वर्ल्ड वॉर कहते हैं, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में ये युद्ध लड़ा गया, इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक अब सबको क्लियर होगा। ये है यूरोप, सेंट्रल पावर्स और एक्सिस पावर्स, इनके बीच में ये जो युद्ध था ये लड़ा गया। अब हम बात करेंगे कि ये वाला जो युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये इन दो गुटों के बीच में, सेंट्रल पावर्स और एलाइज के बीच में क्यों हुआ, क्या इसके कॉजेस थे, क्या इसके कारण थे, वो क्या थे, वो हम लोग अभी जानेंगे। जब हम बात करते हैं कॉजेस की, वर्ल्ड वॉर के कॉजेस की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ कारण ऐसे होते हैं जो इमीडिएट कॉजेस होते हैं कि जिसके तुरंत बाद युद्ध हो जाता है। कुछ कॉजेस होते हैं कि बहुत लंबे समय से रीजंस चले आ रहे हैं, वो भी होते हैं। लंबे समय की अगर हम बात करें, नेशनलिज्म इस समय पूरे यूरोप में फैल रहा था, नेशनलिस्ट कंट्रीज बन रही थी। ठीक है, तो हर जगह पे रेवोल्यूशन हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे नेशनलाइजेशन के लिए। और दूसरी साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सभी यूरोपियन कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है डेवलप हो रही थी, और सब कंट्रीज में दौड़ लगी हुई थी कि मैक्सिमम कॉलोनीज उनके अधिकार में हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके उनके अधिकार में हो। और हर कंट्री जो थी अपने जो आर्म्स थे, अपने हथियार थे, उनको बढ़ा रही थी। ये भी कुछ चीज़ें थी जिसके कारण।
और सबसे अहम जो रीजन माना जाता है वर्ल्ड वॉर वन के लिए वो ये था कि यूरोपियन कंट्रीज का आपस में गुट बनाने, आपस में अलायंस बनाने, गठजोड़ करने, ये भी कहीं ना कहीं युद्ध के कारणों को इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जो इमीडिएट कारण था उसकी हम बात करेंगे कि जो मेन उस समय का इमीडिएट कारण माना जाता है उसकी बात करते हैं। स्टार्टिंग में जो स्टार्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट था ये दो कंट्रीज का यहाँ पे बात की, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये था सर्बिया। सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी इन दोनों से रिलेटेड थी फर्स्ट जो बात हुई। देखिए क्या हुआ, इमीडिएट कारण क्या था वर्ल्ड वॉर वन का। बाय 1914 सर्बिया, जिसको कि रशिया की पूरी सपोर्ट थी, ये सर्बिया, सर्बिया सर्बिया जिसको पूरी रशिया की सपोर्ट थी, इट वांटेड टू क्रिएट अ लार्ज स्लेविक स्टेट इन द बल्कान्स व्हिच ऑस्ट्रिया हंगरी वांटेड टू प्रिवेंट। देखिए ये जो सर्बिया थी, आपको हमने ऑलरेडी में एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाला जो इलाका है इसको हम बल्कान कंट्रीज कहते हैं। ये बल्कान सी हमने पढ़ा था ना इससे पहले, ग्रीक वॉर जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, ये है बल्कान कंट्रीज। और ये सर्बिया जो है इन सारी कंट्रीज को मिला के एक सर्बिया की अपनी एक कंट्री अलग से बनाना चाहती, पूरा अपने अंडर इसको लेना चाहती थी। और सर्बिया के इस एक्सटेंट को रोकने के लिए पूरा ये जो सर्बिया जो चाहता था इन सारे इलाकों पे अधिकार करना, ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया हंगरी ये इसको बिल्कुल यहीं पे प्रिवेंट, बिल्कुल रोकना चाहते थे, इसके इस एक्सटेंट को सर्बिया को रोकना चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ उस समय, क्या हुआ कि एक पर्सन था यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी का जो कि वहां का नया राजा बनने वाला था, एक तरह से उत्तराधिकारी था वहां के पूरे राज का, जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। इस पर्सन का नाम आपने याद रखना है। जून, ये देखिए जून 28 1940, 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ ये आए साराजेवो बोस्निया, यहाँ पे यानी कि इस सर्बिया इस इलाके में आए, वो यहाँ पे आए थे, इस जगह पे वो आए। और उस समय क्या हुआ, एक वहां पे ग्रुप था, टेररिस्ट का ग्रुप था, दी ब्लैक हैंड। सर्बिया में एक टेररिस्ट का वहां पे टेररिस्ट ग्रुप था, दी ब्लैक हैंड। दे वांटेड सर्बिया टू बी फ्री ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। और पर ये जो अब दो कुछ चीजों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो बात हुई ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में, सर्बिया इन सभी कंट्रीज को, बल्कान कंट्रीज का एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता था और ऑस्ट्रिया हंगरी इसको रोकना चाहते थे। ओके, और ये जो थे सर्ब्स के इंपॉर्टेंस को रोकने के लिए यहाँ का पर्सन था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ, वो यहाँ पे आए। और सर्बिया का एक यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप था, वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था ये टेररिस्ट ग्रुप कि यहाँ पे सर्बिया में और पूरी बल्कान कंट्रीज में इनका ऑस्ट्रिया हंगरी का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी इनका इन्फ्लुएंस ना हो। तो जब यहाँ का जो पर्सन आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो था अपनी वाइफ के साथ जब यहाँ पे आया, तो इस टेररिस्ट ग्रुप के एक पर्सन ने उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। इसकी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की, उसकी यहाँ पे सर्बिया में हत्या हो गई, जिसके कारण ऑस्ट्रिया जो हंगरी है ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए, बहुत ही ज्यादा पूरे देश में इस चीज का विरोध हुआ, बदले की भावना जागी सर्बिया के अगेंस्ट। देखिए उस समय का ये न्यूज़पेपर भी है, उस समय की जो ये खबर न्यूज़पेपर है, देखिए 1914 यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, 1914 का न्यूज़पेपर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि असैसिनेशन, ये जो हत्या हुई है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की, ये युद्ध का रूप ले सकती है, इसके कारण युद्ध हो सकता है।
ये उस हत्या के बाद की न्यूज़ है और वर्ल्ड वॉर वन से पहले की। तो ये एक इमीडिएट कारण बना और उसके बाद वैसे भी देखिए ये जो है ऑन 28 जून 1914 गैब्रिलो प्रिंसिप गैब्रिलो प्रिंसिप एक बंदा था, वही टेररिस्ट ग्रुप का बोस्नियन सर्ब यूगोस्लेव नेशनलिस्ट था, जिसको टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर था। जो हमने बात की थी ना, सर्बिया का एक टेररिस्ट ग्रुप, उसका एक मेंबर था जो नेशनलिस्ट था। ही असैसिनेटेड द ऑस्ट्रो हंगरियन हियर। ऑस्ट्रो हंगरिया का जो उत्तराधिकारी था आर्क ड्यूक फ्रेंड्स फर्डिनेंड जो था, उसने जिसकी हत्या की, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इस हत्या के बाद, इस हत्या ने शुरुआत की जुलाई, नेक्स्ट मंथ जुलाई में बहुत सारे क्राइसिस हो गए इस इंसिडेंट के बाद। और इन रिस्पॉन्स ऑन 23 जुलाई ऑस्ट्रिया हंगरी इश्यूड एन अल्टीमेटम टू सर्बिया। और इस हत्या के बाद 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा इस चीज के बारे में रिप्लाई करने के लिए कि वाई, ऐसा क्यों हुआ। एंड सर्बिया's reply failed to satisfy the Austrian and the two and मतलब कि जो इनका रिप्लाई था सर्बिया का, वो ऑस्ट्रियन हंगरी को एक तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया, सही रीजन उन्होंने नहीं दिया। और जिसके कारण इन दोनों कंट्रीज में, ये देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी, ये है सर्बिया, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता गया, युद्ध की ओर ये कदम था उनका। ऑस्ट्रिया, ये देखिए इस साइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, युद्ध की ओर इनकी शुरुआत हुई। सर्बिया को तो एज यू ऑल नो दैट सर्बिया को रशिया की सपोर्ट थी। ओके, आगे देखते हैं आगे कौन सी और इंसिडेंट हुआ। अ नेटवर्क ऑफ इंटरलॉकिंग अलायंसेस। अब क्या हुआ इस घटना के बाद, जब ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया के बीच में युद्ध वाली सिचुएशन बन गई, तो एक अलायंसेस बनने शुरू हो गए सर्बिया की सपोर्ट में, ऑस्ट्रिया हंगरी की सपोर्ट में अलायंसेस बनने शुरू हो गए। अ नेटवर्क ऑफ इंटरलॉकिंग अलायंसेस एनलार्ज द क्राइसिस फ्रॉम अ बिलैटरल इशू, जो कि दो कंट्री के बीच में इशू था, बल्कान में स्पेशली। ये बल्कान की कंट्रीज है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये है बल्कान, बल्कान की कंट्रीज, बल्कान के ऊपर अधिकार को लेके ही था ना। और ये पूरा बल्कान उस समय ऑटोमन एम्पायर, हमने पढ़ा था ना, तो ये ऑटोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस है। बल्कान के ऊपर अधिकार को लेके ये दो कंट्री के बीच में था। A network of interlocking alliances enlarged the crisis from a bilateral issue in the Balkans to one involving most of the Europe. धीरे धीरे इन दो कंट्रीज के इशू में पूरे यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। एंड बाय जुलाई 1914 the great powers of Europe were divided into two coalitions। यानी कि जुलाई के एंड पूरे जुलाई मंथ में पूरा यूरोप की जो मेन पावरफुल कंट्रीज थी वो दो पार्ट्स में बट गई, दो विरोधी ग्रुप्स में, एक दूसरे के जो एंटी थे दोनों के अलग अलग ग्रुप्स में दो पावर्स बट गए। ट्रिपल एंटेंट यानी कि तीन तीन कंट्रीज का जो ग्रुप बनना, द ट्रिपल एंटेंट, जिसमें पहला था कंसिस्टिंग ऑफ फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। एक साइड में देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और ये है इधर रशिया, ग्रे कलर में स्पेशल बना है, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन का ग्रुप बना यहाँ पे। ऑन द अदर साइड जो ट्रिपल अलायंस था, सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी तो था ही, उसके साथ कौन मिला, जर्मनी। ये देखिए इसका जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड उनके साथ थर्ड कंट्री कौन सी मिली, देखिए थर्ड कंट्री उनके साथ मिली इटली। तीसरा जो देश था ये देखिए यहाँ पे इटली जो था उनके साथ मिला। ओके, उस समय ये था। रशिया जो था उस समय, देखिए रशिया, ये जो रशिया है, रशिया फेल्ट इट नेसेसरी टू बैक सर्बिया। रशिया ने यहाँ सोचा कि उसे सर्बिया को सपोर्ट करना जरूरी है, उसने महसूस किया कि इट नीड्स टू सपोर्ट सर्बिया। एंड आफ्टर
ऑस्ट्रिया हंगरी शेल्ड द सर्बियन कैपिटल ऑफ बेलग्रेड ऑन द 28 जुलाई, यानी कि 28 जुलाई को जो सर्बियन कैपिटल थी बेलग्रेड, उसके ऊपर जब उन्होंने अधिकार किया ऑस्ट्रिया हंगरी ने, तो इट अप्रूव्ड पार्शियल मोबिलाइजेशन। Full Russian mobilization was announced on the evening of 30 जुलाई। 30 जुलाई की इवनिंग को रशिया ने ये अनाउंस कर दिया कि वो पूरी तरह से सर्बिया के सपोर्ट में आया। While Germany demanded Russia demobilize within 12 hours। और यहाँ पे जर्मनी ने, देखिए जर्मनी इसके साथ था जब रशिया जो था, ये रशिया सर्बिया की सपोर्ट में आया इसके साथ, तो जर्मनी ने इसको वार्न किया कि 12 आवर्स के अंदर अंदर जो आपकी सपोर्ट है इसको पीछे हट जाए, इसको हटा ले, इसको बंद कर दे। 12 आवर्स का टाइम दिया उसको। When Russia failed to comply, Germany declared war on Russia on 1 अगस्त। जब रशिया ने अपनी सपोर्ट नहीं रोकी इसके साथ करने से, तो क्या हुआ, इस जर्मनी ने रशिया के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, युद्ध डिक्लेयर कर दिया इस जर्मनी ने। इट डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रशिया ऑन 1 अगस्त इन सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। इस ऑस्ट्रिया और हंगरी की सपोर्ट में इसने रशिया के अगेंस्ट जर्मनी ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। एंड विद ऑस्ट्रिया हंगरी फॉलोइंग सूट ऑन 6 अगस्त, ठीक है, फ्रांस ऑर्डर्ड फुल मोबिलाइजेशन इन सपोर्ट ऑफ रशिया ऑन 2 अगस्त। एंड 2 अगस्त देखिए, और एक दिन के बाद ही जब जर्मनी ने इसके ऊपर रशिया पे अटैक किया, अगले ही दिन 2 अगस्त, अगले ही दिन जो फ्रांस था, ये देखिए फ्रांस ऑर्डर्ड फुल मोबिलाइजेशन, इसने अपनी पूरी ऑर्डर किया अपनी पूरी आर्मी को रशिया की सपोर्ट के लिए। इसने भी रशिया की सपोर्ट में युद्ध में ये इन्वॉल्व हो गया। अभी इसमें हमने क्या देखा, बात थी सिर्फ 2 कंट्री की, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड सर्बिया। सर्बिया पूरी बल्कान कंट्रीज का नेशन बनाना चाहता था, और इस इन्फ्लुएंस को, सर्बिया के इन्फ्लुएंस को ऑस्ट्रिया रोकना चाहता था। और जब यहाँ का जो उत्तराधिकारी था फर्डिनेंड, जब यहाँ पे आया, तो यहाँ के एक टेररिस्ट ग्रुप का एक पर्सन था, नेशनलिस्ट था, जो उसने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के जो लोग थे काफ़ी भड़के हुए थे, उन्होंने उसके कारण मांगा कि ऐसा क्यों हुआ, और सर्बिया इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जिसके कारण सिचुएशन, दोनों के बीच की सिचुएशन जो थी युद्ध वाली बन गई। और रशिया ने पूरी तरह से सर्बिया को सपोर्ट किया, और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया। जर्मनी ने जब रशिया को बोला कि आपकी सपोर्ट इनको नहीं, अभी बंद करिए, और रशिया ने उसकी बात नहीं सुनी, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट युद्ध डिक्लेयर कर दिया। जब जर्मनी ने रशिया पे डिक्लेयर किया युद्ध, तो जर्मनी के इन दोनों के अगेंस्ट फ्रांस रशिया की सपोर्ट में इस युद्ध में इन्वॉल्व हुआ 2 अगस्त। ओके, इस तरह से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने लगी, अलग अलग कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी। अब देखिए, जर्मन स्ट्रेटजी फॉर अ वॉर ऑन 2 फ्रंट्स अगेंस्ट फ्रांस। देखिए, ये थे जर्मन्स फ्रांस के अगेंस्ट। अब देखिए, जर्मन स्ट्रेटजी फॉर अ वॉर ऑन 2 फ्रंट्स अगेंस्ट फ्रांस एंड रशिया। अब देखिए, जर्मनी ने 2 तरह से युद्ध लड़ना था। एक साइड इसका था मुकाबला इधर फ्रांस के साथ, ऑन द अदर साइड ये था रशिया। 2 फ्रंट्स के ऊपर इसने लड़ना था। France and Russia was to rapidly concentrate the bulk of its army in the west। इसने बहुत सारी आर्मी इसको अपनी वेस्ट में, इस साइड भेजनी पड़ी, to defeat France within 6 weeks। इस तरह से उसने बोला कि 6 वीक के अंदर अंदर फ्रांस को हराना है। Then shift forces to the east before Russia could fully mobilize। और जल्दी से इतने समय में हरा के फ्रांस को वापस आर्मी को इस साइड ईस्ट में बुलाना है, जब तक कि ये रशिया पूरी तरह से अपनी मोबिलाइज, पूरी तो अपनी ये आर्मी हर तरह से युद्ध में इन्वॉल्व, पूरी पावर्स युद्ध में ना लगा दे, उससे पहले पहले ही फ्रांस को हरा के इधर आना है उनकी आर्मी ने, जर्मन ने ये सोचा। Then shift forces to the east before Russia could fall। This was later known as Schlieffen Plan। Schlieffen Plan, Schlieffen उस समय उनका आर्मी का कमांडर था जर्मनी में।
उसके नाम से उसका ये प्लान था। इस पर्सन का प्लान क्या था कि जल्दी से जल्दी विद इन 6 वीक्स, जल्दी से जल्दी, यहाँ पे देखा था ना, 6 वीक्स के अंदर अंदर फ्रांस को हरा के वापस इस आर्मी को ईस्ट में शिफ्ट करना, सो दैट कि रशिया का अच्छे से मुकाबला किया जा सके। ऑन 2 अगस्त जर्मनी डिमांडेड फ्री पासिस थ्रू बेल्जियम। अब देखिए ये है जर्मनी, ठीक है, इसके साथ ये है बेल्जियम, दिखाई दे रहा है ना, बेल्जियम। अब जर्मनी ने बेल्जियम से फ्री पास की डिमांड की। इस समय तक बेल्जियम की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी किसी भी तरह से इस युद्ध में, न्यूट्रल कंट्री थी। जर्मनी ने बेल्जियम से यहाँ से पास की, फ्री पास की डिमांड की, सो दैट कि अच्छे से फ्रांस का मुकाबला कर सके नॉर्थ वाली साइड से भी। देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी डिमांडेड फ्री पासेस थ्रू बेल्जियम, एन essential element in achieving a quick victory over France. When this was refused, बेल्जियम ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया एंड जर्मन फोर्सेस इन्वेडेड बेल्जियम। तो जर्मनी की जो फोर्सेस थी इन्होंने गुस्से में आकर बेल्जियम के ऊपर अटैक कर दिया। क्या किया, बेल्जियम के ऊपर हमला कर दिया 3 अगस्त को, एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर उधर से उन्होंने भी युद्ध डिक्लेयर कर दिया। The Belgian government invoked the 1839 Treaty of London, and in compliance with its obligation under this, Britain declared war on Germany on 4 अगस्त। देखिए इससे पहले बेल्जियम ने ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी की हुई थी। देखिए 1839 में ट्रीटी ऑफ लंदन, जिसके तहत अगर कोई भी कंट्री बेल्जियम के ऊपर हमला करेगी तो उसकी सपोर्ट के लिए ब्रिटेन उसका साथ देगा। जैसे कि जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक किया तो इसके लिए ब्रिटेन ने भी खुद का जो वॉर है जर्मनी के अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया 4 अगस्त को। तो देखिए 1 अगस्त थी, इस समय जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया। 2 अगस्त को फ्रांस ने जर्मनी पे अटैक किया। इसके बाद 3 अगस्त को जर्मन ने बेल्जियम पे अटैक किया, और नेक्स्ट 4 अगस्त को ग्रेट ब्रिटेन इसने वॉर डिक्लेयर किया जर्मनी के अगेंस्ट। ओके, युद्ध देखो कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रशिया, इतनी सारी कंट्रीज। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑन 12 अगस्त ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जो वॉर था ये जर्मनी के अगेंस्ट वॉर में इन्वॉल्व थे, और 12 अगस्त को इन दोनों ही कंट्रीज ने ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर इसके अगेंस्ट भी वॉर डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज अल्टीमेटली जर्मन और ऑस्ट्रो हंगरी दोनों एक ही थे, मिले ही हुए थे, इसलिए इस कंट्री के ऊपर भी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर भी वॉर डिक्लेयर कर दिया गया। ऑन 12 अगस्त ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो, हाँ ये हमने पढ़ लिया। ऑन 23 अगस्त जापान साइडेड विद ब्रिटेन, जापान ने ब्रिटेन का साथ में आया, जो जापान था उस समय। सीजिंग जर्मन पोजेशंस इन चाइना एंड द पैसिफिक। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो जो जापान है एक एशियन कंट्री है, इस समय आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज जो इलाके थे जीते हुए एशिया में भी थे। जापान इस समय ब्रिटेन की सपोर्ट में आया और उसने जितने भी इलाकों के ऊपर, चाइना के इलाकों के ऊपर जर्मनी का अधिकार था उनको अपने अंडर ले लिया। एंड इन नवंबर 1914 the Ottoman Empire entered the war on the side of the Central Powers। ये है ऑटोमन एम्पायर, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के कुछ इलाके उसके। ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स की सपोर्ट में इस युद्ध में शामिल हुआ, तुर्की का ऑटोमन एम्पायर। अब कुछ समझ आ रहा है कि जो एलाइज हैं उसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज मिल रही हैं। जो एलाइज पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन,
रशिया, और उसके बाद उसके साथ बेल्जियम भी उनके साथ मिला। ठीक है, अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज एलाइज में मिल चुकी हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, रशिया, ये कंट्री उनके साथ मिल चुकी हैं। और अभी अभी जापान, जापान जो था 23 अगस्त को जापान भी एलाइज के साथ मिला। और सेंट्रल पावर जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर था, जर्मनी उसकी सपोर्ट में आया। और अब तीसरी कंट्री जो इनकी सपोर्ट में आई वो था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर इन सेंट्रल पावर्स की सपोर्ट में आया। The intent and its allies would eventually become known as the Allied powers। आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, ये जो कंट्रीज एलाइज पावर्स थी, और ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, इन सबको सेंट्रल पावर्स के नाम से जाना जाता है, ये कहा गया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो युद्ध जो है दो गुटों में होना शुरू हो गया, गुटबंदी होनी शुरू हो गई एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच में। ओके, आगे देखते हैं कैसे आगे बढ़ा। 1915, देखिए इससे पहले ये जो इटली था, इससे पहले इटली किसी के साथ भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था, और कहीं ना कहीं जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी इनके साथ था, और न्यूट्रल कंट्री के रूप में ही था एक्चुअली इस समय तक। लेकिन 1915 में इटली ज्वाइंड द एलाइड पावर्स। इन 1915 अब एलाइड पावर्स में इटली भी शामिल हो गया। इटली ये जो है यूरोप के साउथ में, इट ज्वाइंड द एलाइड पावर्स। बुल्गारिया जो कि एक बल्कान कंट्री है, यहाँ पे देखिए बुल्गारिया, बुल्गारिया ज्वाइंड द सेंट्रल पावर्स इन 1915। अब इन सेंट्रल पावर्स को ज्वाइन किया इस बुल्गारियन कंट्री ने, बुल्गारिया ने इनको ज्वाइन किया। इसके साथ ही ग्रीस, ये जो ग्रीस था यहाँ पे देखिए, ग्रीक वॉर हमने पढ़ा था ना, बल्कान कंट्रीज का साउथ वाला इलाका ग्रीस, ग्रीस ने खुद को ज्वाइन किया किनके साथ? एलाइज, जो एलाइज पावर्स हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, इनके साथ जाके ग्रीस मिल गया। The United States initially remained neutral। अभी तक जो यूएसए था, अमेरिका था, दोनों में से किसी के साथ भी नहीं मिला और खुद बिल्कुल न्यूट्रल रहा था, जबकि ये जो इस समय तक की एलाइज पावर्स थी उनको हथियार बेचने वाला, हथियार सप्लाई करने वाला मेन नेशन था, मेन देश था। आफ्टर द, अब देखिए हम ये जानेंगे कि किस तरह से यूएसए भी इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ, वो चीज जानेंगे। आफ्टर द सिंकिंग of the American merchant ships by the German submarines। अमेरिकन जो शिप्स थे, आपको पता है अमेरिका कुछ इस साइड वेस्टर्न साइड में है, और इधर से इनके शिप आते हैं फ्रांस को, ब्रिटेन को, इन कंट्रीज की सपोर्ट में, या रशिया के पास पहुंचते हैं इधर से घूमते। अमेरिकन शिप्स अभी तक वो न्यूट्रल कंट्री थी। जब जर्मनी की सबमरीन्स जो पानी के नीचे मूव करते हैं, जब जर्मन सबमरीन्स ने अमेरिकन मर्चेंट शिप्स को डिस्ट्रॉय किया, इनको डुबो दिया, द डिक्लेरेशन बाय जर्मनी दैट इट्स नेवी वुड रिज्यूम अनरिस्ट्रिक्टेड अटैक्स ऑन न्यूट्रल शिपिंग्स। तो जर्मनी ने जैसे ही अमेरिकन शिप्स के ऊपर अधिकार करना, तोड़ना, उनको डुबोना शुरू कर दिया, उनका नुकसान करना शुरू कर दिया, एंड दी revelation that Germany was trying to incite Mexico to make war on the United Nations। अब देखो जर्मनी ने शुरुआत क्या की, जर्मनी यहाँ पे चाहता था, जर्मनी ने ये कोशिश करनी शुरू की कि जो मैक्सिको है वो भी इस युद्ध में शामिल हो और वो यूएसए के अगेंस्ट आए। ठीक है, यूएसए के अगेंस्ट उसको करना चाहता था। The US declared war on Germany on 6 April 1917। इन सिचुएशन को देखते हुए जर्मनी के द्वारा उनके शिप्स को डुबो देना और यूएसए के अगेंस्ट मैक्सिको को इन्वॉल्व करने के लिए करना की कोशिश करना, यूएसए ने इस चीज के बाद 6 अप्रैल 1917 को उसने भी इस युद्ध में खुद को शामिल कर दिया जर्मनी के अगेंस्ट।
trained American forces would not begin arriving at the front in large numbers until mid 1918. 1918 तक उस लार्ज फोर्सेस के द्वारा अमेरिका उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मिड 1918 के बाद क्या था, उन्होंने मैक्सिमम इस युद्ध में पूरी तरह से यूएसए इन्वॉल्व हुआ इस युद्ध का एंड करने के लिए स्पेशली। बट अल्टीमेटली द अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस वुड रीच सम 2 मिलियन ट्रूप्स। बाद में इसमें अपने 2 मिलियन ट्रूप्स के साथ वो यहाँ पे पहुंचे इस युद्ध में इन द मिड ऑफ 1918। इस तरह से मैक्सिमम जो कंट्रीज थी, आई थिंक अब इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेंट्रल पावर्स में मेन कंट्री थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और बाद में ऑटोमन एम्पायर। ये तीन मेन कंट्रीज थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बाद में बुल्गारिया के साथ आके मिल गया। ओके, और दूसरी साइड जो मेन पावर्स थी, जो पहले जो इनके साथ मेन पावर्स थी, ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया थी, और अभी उसके साथ आके यूएसए भी मिल गया और बेल्जियम भी साथ में मिल गया था, इटली भी उनके साथ मिला। ओके, तो इस तरह से जो पूरी तरह से अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स में मैक्सिमम कंट्रीज वहां पे इन्वॉल्वमेंट हुई। अब हम बात करते हैं युद्ध में क्या क्या रिजल्ट्स सामने आए, क्या क्या किन की हार हो रही थी, किन की जीत हो रही थी। तो सर्बिया वॉज डिफीटेड इन 1915। अब देखिए, सबसे पहले सर्बिया जो एक एलाइज कंट्री थी, इसकी सबसे पहले सर्बिया को हराया गया, जो कि एक एलाइज कंट्री थी। सर्बिया वॉज डिफीटेड इन 1915 एंड रोमानिया, उसके बाद रोमानिया ज्वाइन द एलाइड पावर्स इन 1960। उसके बाद ये जो रोमानिया था, इसने भी एलाइज पावर्स को ज्वाइन किया 1916 एंड ओनली टू बी डिफीटेड इन 1917। 1917 में उसके ऊपर भी अधिकार कर लिया गया, रोमानिया के ऊपर। None of the great powers were knocked out of the war until 1918. The 1917 February Revolution in Russia replaced the Tsarist organization. अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, जो रशिया मेन एलाइज कंट्री थी, 1917 में यहाँ पे कंट्री के अंदर ही एक रशियन रेवोल्यूशन चला, जिसको हम फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और 1917 में अपने ही देश में रेवोल्यूशन हो जाने के कारण वहां पे गवर्नमेंट में बदलाव आ गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, और सभी लोग चाहते थे कि रशिया इस वॉर में शामिल ना हो। रशिया नीड्स टू क्विट दिस वॉर, रशिया को ये युद्ध बंद कर देना चाहिए। तो 1917 में रशिया ने एलाइज का साथ छोड़ा और सब कंट्री से अलग हो गया, खुद को क्विट कर दिया इस युद्ध से। तो एलाइज पावर्स में एक रशिया जो था वो कंट्री एक कम हो गई, एलाइज की पावर्स इधर से कम हो गई। ओके, बट कंटिन्यूइंग डिसकंटेंट विद द कोस्ट ऑफ द वॉर लेड टू द, ये तो अक्टूबर रेवोल्यूशन वहां पे हुआ। देखिए, रशिया पूरी तरह से अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल चुका था। अब देखिए, दिस अलाउड द ट्रांसफर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ जर्मन ट्रूप्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। अब देखिए, जर्मनी के कितने सारे सैनिक जो रशिया के अगेंस्ट युद्ध में लगे हुए थे, रशिया खुद युद्ध को छोड़ दिया इसने, तो मैक्सिमम जो जर्मन आर्मीज थी इधर से छोड़ के अपनी इधर वेस्टर्न फ्रंट पे आ गई इनका मुकाबला करने के लिए। जर्मन की ताकत अभी बढ़ी बिकॉज उनके बहुत सारे ट्रूप्स वेस्टर्न फ्रंट पे आए युद्ध को लड़ने के लिए। ओके, रिजल्टिंग इन द जर्मन मार्च 1918 ऑफेंसिव, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की। दिस ऑफेंसिव वाज इनिशियली सक्सेसफुल बट फेल्ड टू स्कोर। देखिए, यहाँ पे जब इनके बहुत सारे सैनिक वेस्टर्न फ्रंट में आए, स्टार्टिंग में उनको सक्सेस मिली कई जगहों पे, बट यहाँ पे इनकी पावर बेशक बढ़ी जर्मनी की, लेकिन फाइनल जो डिसीजन, जो फाइनल विक्ट्री होती है वो उनको नहीं मिल पाई। अभी तक छोटे छोटे इलाकों को जीत के उन्होंने कुछ इलाकों पे अधिकार तो किया, वेस्टर्न साइड में आगे बढ़े, लेकिन पूरी तरह से वो इटली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन इनको भी हरा नहीं पाए, फाइनल विक्ट्री उनको
नहीं मिल पाई। आगे देखते हैं। और ऑन द अदर साइड जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ऑटोमन एम्पायर इन सब के अगेंस्ट, द एलाइज रैलीड एंड ड्रोव द जर्मन बैक्स इन देयर 100 डेज ऑफेंसिव। जितना भी ये आगे बढ़े थे, इन सब की कोशिशों ने, लगातार जो कोशिश थी इनकी, उन्होंने जर्मन ट्रूप्स को पीछे धकेलना शुरू किया, हराना शुरू किया। A continual series of attacks to which the Germans had no reply. फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, इटली, इन सभी एलाइज कंट्रीज के अटैक्स के, कंटिन्यूस अटैक के आगे जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जितने भी ये सैनिक थे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। उनके पास आंसर नहीं था कि कैसे उनका वो मुकाबला करें। बुल्गारिया was the first central power to sign an armistice. ये जो कंट्री बुल्गारिया जो थी सेंट्रल पावर की फर्स्ट कंट्री थी जिसको सबसे पहले हराया, और इसने अपनी हार को स्वीकार किया और इसने हथियार डाल दिए एलाइज के आगे। सो आर्मिस्टाइज होता है कि हथियार डाल देना, ठीक है। उसने हथियार डाल दिए और अपनी हार को स्वीकार किया। कौन सी कंट्री थी ये? बुल्गारिया। बुल्गारिया वॉज द फर्स्ट सेंट्रल पावर टू साइन एन आर्मिस्टाइज। उसने हार अपनी कबूल की, जो भी है उसने उनकी शर्तों के ऊपर अपने हथियार डाल दिए, और यहाँ पे एक ट्रीटी हुई इनकी, आर्मिस्टाइज ऑफ सैलोनिका। ये है बुल्गारिया और ग्रीस के इस इलाके में पड़ता है ये सैलोनिका, जो है सैलोनिका नाम की जगह पे ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ट्रीटी हुई। और कब हुई? ऑन 29 सितंबर 1918, यानी कि पहली सेंट्रल पावर की हार। ऑन 30 अक्टूबर द ऑटोमन एम्पायर कैप्चुलेटेड। अब उसके बाद ये पूरा ऑटोमन एम्पायर, इसकी हार हुई, इसने हथियार डाल दिए, इसको हार माननी पड़ी एलाइज के आगे। धीरे धीरे सेंट्रल पावर्स की हार होने लगी। और देखिए 30 अक्टूबर ऑटोमन एम्पायर कैप्चुलेटेड, यानी कि पूरी तरह से ऑटोमन एम्पायर ने उनके आगे हथियार डाल दिए, हार मान ली। और आर्मिस्टाइज ऑफ मुट्रोस जो इलाका है यहाँ पड़ता है, ग्रीस वाला, या ग्रीस का एक आइलैंड है यहाँ पे एक ट्रीटी हुई जिसके तहत ऑटोमन एम्पायर ने हथियार डाल दिए एलाइज के आगे। On 4 November, the Austro-Hungarian Empire agreed to the armistice of Villa Gisti. और इसके बाद 4 नवंबर को ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो था, इसने हाथ हथियार डाल दिए और एलाइज के सामने आके हार मान ली। इन्होंने हथियार डाले और ट्रीटी हुई, ओके। आर्मिस्टिस ऑन 11 नवंबर 1918 नहीं, विला गिस्टी नाम की जगह यहाँ पे है, यानी कि ये ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में, जो भी ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में जो ट्रीटी हुई वो इटली के यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट है इटली का, यहाँ पे है, ये लिखा है ना हमने, तो देखिए आर्मिस्टाइस ऑफ विलागिस्टी, विलागिस्टी यहाँ पे लोकेटेड है इटली के नॉर्थ में। अब देखिए ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने हार मान ली, बुल्गारिया ने हथियार डाल दिए, ऑटोमन एम्पायर ने हथियार डाल दिया, सिर्फ जर्मनी बचा था। जर्मनी बचा था इस समय। जर्मनी का जो समय जो लीडर था, जिसने वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जिसके अंडर था पूरा जर्मनी, लीडर का नाम था कैसर विलहेल्म। इसका नाम याद रखना। विद इट्स एलाइज डिफीटेड, देखिए जर्मनी के जितने भी एलाइज थे, जितने भी उसके साथी थे, वो हार चुके थे, उनकी हार हो चुकी थी। रेवोल्यूशन एट होम एंड द मिलिट्री नो। अब देखिए जब जर्मनी के साथियों की हार हो गई, जर्मनी के अंदर के लोगों ने भी जर्मनी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी, बिकॉज लोग भी इससे बहुत दुखी थे। रेवोल्यूशन एट होम एंड द मिलिट्री नो लॉन्गर विलिंग टू फाइट, और जर्मनी की मिलिट्री भी आगे लड़ना नहीं चाहती थी। नो लॉन्गर विलिंग टू फाइट, आर्मी लड़ना नहीं चाहती थी, देश में रेवोल्यूशन हो रहा था। कैसर विलहेल्म एब्डिकेटेड ऑन नवंबर 9,
एंड जर्मनी साइंड एंड आर्मिस्टाइस ऑन 11 नवंबर 1918। और फाइनली जर्मनी ने भी हार मान ली 1918 में, 11 नवंबर 1918 उसने भी हथियार जो थे छोड़ दिए, हथियार डाल दिए उसने। और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। और इसके एंड के साथ ही जो सेंट्रल पावर्स थी इनकी हार हुई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, इनकी हार हुई और जो एलाइज कंट्रीज थी वो जीती। और इस जीत के साथ ही बिग फोर, जो बिग फोर कंट्रीज थी जीतने वाली, स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, इटली, दे इम्पोज्ड देयर टर्म्स ऑन द डिफीटेड पावर्स। अब इन्होंने, जीती हुई कंट्री ने हारी हुई कंट्रीज के ऊपर अपनी शर्तें लागू की, जिनको हारी हुई कंट्री को मानना ही पड़ना था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में सब कंट्रीज ने उन सब शर्तों को मानना स्वीकार किया और बहुत सारी ट्रीटीज हुई फेमस, जिसमें से ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस बहुत फेमस है। इसके बारे में एक डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस में। And ultimately, as a result of the war, the Austro-Hungarian, German, Ottoman and Russian empire ceased to exist. इनकी पावर्स को आगे जितने थे वहीं पे पुरानी वहां पे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट इनको नहीं इंक्रीज किया गया, इनके अंडर जो पावर्स थी इलाके इनके बढ़ाने में स्पेशली रोक लगा दी गई। कोशिश की गई कि आगे से ऐसा युद्ध कभी ना हो। With numerous new states created from their remains. However, despite the conclusive Allied victory and the creation of League of Nations, अब जीती हुई जो Allied countries थी, यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने अपना एक लीग ऑफ नेशंस बनाया, ग्रुप बनाया ड्यूरिंग द पीस कॉन्फ्रेंस इंटेंडेड टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। इन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में ऐसे वॉर्स, कोई वॉर नहीं होने चाहिए, जबकि सिर्फ इसके 20 सालों के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आई थिंक अभी सबको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कंट्री के बीच में था, सेंट्रल पावर्स एलाइज के बीच में। स्टार्टिंग में रीजन था ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में, जिसमें बाद में और कंट्रीज भी इनके साथ में आके मिली। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन एम्पायर, ये सब कंट्रीज इनके साथ आके मिली। और यहाँ पे सर्बिया की सपोर्ट में रशिया आया और रशिया की सपोर्ट में फ्रांस मिला एक्सिस एलाइज पावर्स में, और बेल्जियम की सपोर्ट में ग्रेट ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हुआ इस युद्ध में। तो इस तरह से एलाइज और एक्सिस पावर्स के गुट बढ़ते ही गए। इंसिडेंट्स की बात करें तो किस तरह से स्टार्टिंग में जर्मनी का काफ़ी अर्लियर विक्ट्रीज मिली छोटी छोटी उनको, बट अल्टीमेटली जो जीत है वो एलाइज की ही हुई। और फाइनली यहाँ पे सभी जो सेंट्रल पावर्स थी उन्होंने हथियार डाल दिए। बुल्गारिया पहली कंट्री थी जिन्होंने हथियार डाले, देन ऑटोमन एम्पायर ने हथियार डाल दिए, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने हथियार डाल दिए, देन जर्मनी ने हथियार डाल दिए। ठीक है, इस टाइम को याद रखना 11 नवंबर 1918। ओके, 9 नवंबर को उसने जर्मनी में हथियार डाले। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगेन एंड अगेन देखिए। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो 9th एंड 10th के बच्चों को तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स इस टॉपिक से संबंधित होते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे 9th एंड 10th दोनों ही क्लासेस के लिए। और वैसे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अपना पढ़ाई करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।